अब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते टाइम कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो इन्वेस्टर कई बार मिस कर जाते हैं, और जब उनको क्लैरिटी नहीं होती तो बहुत सारे टाइम पे उनको गलत गलत सेल्स टेक्निक बेच के इन्वेस्टर को पागल बनाया जाता है। तो इन्हीं सारी बातों को मैं आज की वीडियो के अंदर इस चैप्टर के अंदर डिटेल में कवर करूंगा, जिसमें मैं बात करूंगा एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, एक म्यूचुअल फंड की यूनिट का प्राइस क्या होता है, कम एनएवी ज्यादा एनएवी होने की वजह से कुछ ज्यादा फायदा नुकसान ये होता है या नहीं होता है, इस चीज के ऊपर बात करेंगे। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना पैसा एक स्कीम के अंदर लगा हुआ है, उसके ऊपर डिटेल में कवर किया जाएगा कि भाई एक स्कीम का ज्यादा एयूएम होने की वजह से उसका रिटर्न कम हो जाता है या नहीं होता है, इस चीज के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो, इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए एक सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर। जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे कौन सी स्कीम सेलेक्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एंड लास्ट में हम बात करेंगे एग्जिट लोड के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को कर रहा है। तो इन सारी चीजों को डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेट एसेट वैल्यू के बारे में, जो कि किसी भी स्कीम के एक यूनिट का प्राइस होता है। मैंने यहाँ पे दो स्कीम के एग्जांपल लिए हैं। अब ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल एग्जांपल लेने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है एचडीएफसी का लार्ज कैप फंड, एंड दूसरा मैंने सेलेक्ट किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। इन दोनों स्कीम्स के आप एनएवी देखोगे तो एक यूनिट का प्राइस एचडीएफसी के केस में 1267 रुपए दिखा रहा है और आईसीआईसीआई के केस में 124 रुपए दिखा रहा है। तो इसका तो सिंपल सीधा मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों स्कीम के एक यूनिट को परचेज करना चाहते हो तो आपको इतना प्राइस पे करना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या एचडीएफसी के केस में अगर मैं महंगी यूनिट खरीद रहा हूं तो क्या यहाँ पे मेरा रिटर्न कम रहने वाला है, आईसीआईसीआई के केस में अगर मैं सस्ती यूनिट खरीद रहा हूं तो क्या यहाँ पे मेरा रिटर्न ज्यादा रहने वाला है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी इन्वेस्टर को बैंकर या मैं ब्रोकर देखूं या कोई डिस्ट्रीब्यूटर देखूं, एनएफओ बेचना होता है जिनके अंदर हाई कमीशन होती है। ये बहुत बड़ी रियलिटी है इस मार्केट की, जहां पर आपको अगर एक एनएफओ बेचना है जिसके अंदर इंसेंटिव ज्यादा है, तो इन्वेस्टर को जनरली बोला जाता है कि भाई 10 रुपए की एनएवी पे फंड आ रहा है, दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा, और 10 रुपए की एनएवी पे सबसे सस्ता मिल रहा है, तो इसमें रिटर्न्स जल्दी से बन जाते हैं। एक म्यूचुअल फंड के एनएवी का 10 से 20 होना ज्यादा आसान है कंपेयर टू एक म्यूचुअल फंड जिसका 100 रुपए का एनएवी है उसको 200 रुपए जाना। अब इन्वेस्टर को भी देखने में ये इल्यूजन काम कर जाता है, उसको लगता है कि भाई 10 से 20 रुपए होना तो बहुत आसान बात है, 10 रुपए ही बढ़ाने हैं, बट जबकि 100 से 200 रुपए होने में आपको 100 रुपए बढ़ाने हैं। तो इस चीज की वजह से इन्वेस्टर जनरली इन एनएफओस के अंदर पैसा लगा देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अगर इस 10 रुपए के फंड को 20 रुपए की एनएवी तक पहुंचना है तो इसको भी 100% का रिटर्न बनाना पड़ेगा, एंड एक 100 रुपए के फंड को 200 रुपए तक पहुंचना है तो इसको भी 100 रुपीज का रिटर्न ही बनाना पड़ेगा। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। दोनों फंड जहां पर 1267 रुपए का एक फंड है और एक 124 रुपए का फंड है, इनको अगर 10% का रिटर्न मार्केट के अंदर जनरेट करना है तो इस फंड के अंदर आपको 12.4 रुपए की इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी और इस फंड के अंदर 126.6 रुपए की इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी, जबकि आपके परसेंटेज रिटर्न दोनों ही केसेस में सेम रहने वाले हैं। तो इस रीजन की वजह से बहुत क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी फंड की परफॉर्मेंस का उसकी एनएवी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन एनएवीज को तुरंत बदला भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 10,000 यूनिट पड़ी हुई है एचडीएफसी के फंड की। अब एचडीएफसी ने आपको बोला हम एक यूनिट के बदले में आपको 10 यूनिट इश्यू करने वाले हैं, यानी कि ये जो 10,000 यूनिट है वो अगले दिन से 1 लाख यूनिट हो जाएंगी। उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने यूनिट प्राइस को 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक यूनिट के बदले में जब हम आपको 10 यूनिट दे रहे हैं तो उसके बदले में हम अपना यूनिट प्राइस जो है 126.699 कर दे रहे हैं। तो क्या इस प्रोसेस को करने के बाद एचडीएफसी का फंड अब ज्यादा रिटर्न बना के देना शुरू कर देगा, जबकि उसका पोर्टफोलियो सेम रहा, उसका फंड मैनेजर सेम रहा, सारी बातें सेम रही, बस एनएवी चेंज हो गया? तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ इस बात की वजह से कि एनएवी छोटा हो गया, इस रीजन की वजह से आपको ज्यादा रिटर्न मिलने लग जाएगा? आंसर इज नो। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी फंड की एनएवी को ना चेज करें, कभी भी किसी म्यूचुअल फंड को इस बात पे अनसेलेक्ट ना करें कि भाई उसका रिटर्न तो ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट अब क्योंकि उसकी एनएवी बड़ी हो गई तो इसलिए वो कम रिटर्न बना के देना शुरू कर देगा। ये था मेरा टेक ऑन एनएवी। नेक्स्ट बात करते हैं किसी भी स्कीम के एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में। ये क्या होता है? ये एक अमाउंट होता है जो कि करोड़ में लिखा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि भाई आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड में आज की डेट में 76,645 करोड़ रुपीस लगे हुए हैं। ये इन्वेस्टर के पैसे की इन्वेस्टेड करंट वैल्यू बताता है। ये इन्वेस्टेड वैल्यू नहीं बताता, ये करंट वैल्यू बताता है। मतलब सिंपलीफिकेशन के लिए आपको समझा रहा हूं कि इस स्कीम को स्टार्ट करने के लिए लेट्स सपोज 10,000 करोड़ रुपए जमा करे गए। अब ये बात थी 10 साल पुरानी।
तो 10 साल पहले जब 10,000 करोड़ रुपए जमा करे गए, उसके बाद स्कीम ने किसी का भी पैसा लिया नहीं। ऐसा हुआ नहीं होगा, बट आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो ये 10,000 करोड़ बढ़ के लेट्स सपोज 76,000 करोड़ रुपीस हो गए। तो इन्वेस्टर के 10,000 करोड़ की वैल्यू बढ़ के 76,000 करोड़ रुपीस हो गई। तो ये थी लेमन अंडरस्टैंडिंग के एयूएम का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भाई किसी भी स्कीम के अंदर आप देख सकते हो आईसीआईसीआई, एसबीआई, निपॉन इंडिया, ये 3 स्कीम है जो 76,000, 54,000 और 50,000 करोड़ के एयूएम पे बैठी हुई हैं। जबकि मैंने इस कैटेगरी की बॉटम स्कीम्स को भी ढूँढ के निकाला, जिसमें कोटक आ जाता है, फ्रैंकलिन आ जाता है, डीएसपी आ जाता है। इनके अंदर आप देखोगे 10,000 करोड़, 7,000 करोड़, 7,100 करोड़। ये कम एयूएम वाली स्कीम है। सो यहाँ पर भी इन्वेस्टर के दिमाग से कई बार खेला जाता है और बोला जाता है कि आने वाले 5 से 10 साल के टाइम पीरियड के अंदर एक स्कीम जिसका कम एयूएम है, वो ज़्यादा रिटर्न बनाती हुई दिखेगी कंपेयर टू एक स्कीम जिसका ज़्यादा एयूएम है। यहाँ पर इस बात में भी कोई भी सच्चाई नहीं है। किसी भी स्कीम की परफॉर्मेंस उसके पोर्टफोलियो प्लस फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है, ना कि उसके एयूएम के ऊपर। एक कैटेगरी के अंदर जहां पर लार्ज कैप जैसी कैटेगरी है जिसमें 70 से 50,000 करोड़ के फंड देखे जा रहे हैं, अगर 1%, 2%, 3% की पोजीशन बनानी है किसी भी कंपनी के अंदर, किसी स्टॉक को बाय करना है, तो उसके लिए 500, 600, 700 करोड़ की बाइंग करनी है। अब ये बाइंग 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने के अंदर आराम से हो जाती है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्ट्रैटेजी होती है वो होती है बाय एंड होल्ड। आपको स्टॉक्स बार-बार बाइंग सेलिंग करके ट्रेडिंग नहीं करनी है। स्पेसिफिकली बात करूँ लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, ये बड़ी कैटेगरीज हैं। यहां पर मल्टीपल कंपनीज देखी जाती हैं। तो यहां पर एक फंड मैनेजर के पास इनफ लिक्विडिटी होती है कि वो इतने बड़े पोजीशन साइज को आराम से एग्जीक्यूट कर पाए। इस रीजन की वजह से भी मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूं कि किसी भी स्कीम के सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर के आने वाले टाइम में वो परफॉर्मेंस बेटर बनाएगा या नहीं बनाएगा, उसके एयूएम से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, एक कैटेगरी के अंदर अगर किसी स्कीम के अंदर बहुत ज्यादा एयूएम है, तो ये इस बात को बताता है कि भाई उस कैटेगरी के अंदर उस स्कीम की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, प्लस उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टर अपना ट्रस्ट प्लेस कर रहे हैं। तो शायद उस स्कीम के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसके अंदर ज्यादा पैसा लगा हुआ है। तो इस चीज को कंक्लूड करने के बाद नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूं एक्सपेंस रेशियो के बारे में, जो कि है किसी भी स्कीम का खर्चा, जिसमें साल भर में स्कीम आपसे कितना खर्चा लेने वाली है वो आपको बताती है किसी भी स्कीम की एक्सपेंस रेशियो। क्या ये डे 1 पे पैसा कट जाता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी स्कीम के अंदर, पराग पारिक के अंदर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूं। अब इस 10 लाख के बदले में अगर मेरा 0.63% का एक्सपेंस रेशियो है, तो मुझे 6,300 रुपए का खर्चा साल भर में पे करना पड़ेगा इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टेड रहने के लिए। क्या ये खर्चा पहले दिन ही कट जाएगा? आंसर इज नो। ये खर्चा 365 से डिवाइड होके पर डे का जो भी खर्चा आएगा वो एनएवी के अंदर एडजस्ट होता रहेगा। तो अगर मैं 1 साल ना इन्वेस्टेड रह के सिर्फ 3 महीने इन्वेस्टेड रहता हूं, तो एक दिन का जो भी खर्चा निकल के आएगा उसको 3 महीने तक डिडक्ट किया जाएगा और मेरे से सिर्फ 3 महीने का ही खर्चा लिया जाएगा। ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका है जिसकी मदद से एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपने एक्सपेंस को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर पाता है। अगर आप 2 साल इन्वेस्टेड रहने वाले हो तो 2 साल का खर्चा हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल ये आ जाता है कि सर मैंने 10 लाख इन्वेस्ट करे तो उसकी वैल्यू बढ़ के 20 लाख रुपए हो गई है। ये 20 लाख रुपए के ऊपर खर्चा लगने वाला है या जो मैंने इनिशियल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे उसके ऊपर खर्चा लगने वाला है? आंसर इज आपका जो खर्चा है वो फंड की करंट वैल्यू के ऊपर लगता है, ना कि इन्वेस्टेड वैल्यू के ऊपर। तो जैसे-जैसे आपका फंड बड़ा होता जाएगा, वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो उसी वैल्यू के ऊपर लगेगा। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सर मैंने ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, इसके अलावा मैं 1 लाख रुपए की एसआईपी चला रहा था। इसको मैंने 6 महीने चलाया और 6 महीने बाद मैंने इसको बंद कर दिया। तो क्या मेरे को इस वैल्यू के ऊपर जो भी मैंने लेट्स सपोज 10 लाख प्लस 6 लाख रुपए, 16 लाख रुपए जो मैंने कलेक्ट किया है, इसके ऊपर अब क्या मेरा एक्सपेंस रेशियो लगना बंद हो जाएगा? आंसर इज नो। जो भी आपकी करंट इन्वेस्टेड वैल्यू है, जो भी मार्केट के अंदर करंट वैल्यू चल रही है, उसके ऊपर एज इट इज एक्सपेंस रेशियो लगता रहेगा। जो नया पैसा नहीं डाल रहे हो उसके ऊपर खर्चा नहीं लगेगा, बट जो पुराना पैसा इन्वेस्टेड है उसके ऊपर खर्चा लगने वाला है। तो ये तो हो गई बेसिक लेमन अंडरस्टैंडिंग एक्सपेंस रेशियो किस तरीके से डिडक्ट होता है। अब जरा बात कर लेते हैं किसी भी स्कीम के अंदर एक्सपेंस रेशियो को सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर क्या रोल होता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये समझने की जरूरत है कि टॉप 10 या टॉप 8 स्कीम्स के अंदर एवरेज एक्सपेंस रेशियो कितना निकल के आ रहा है। अब ऑन एन एवरेज अगर मैं स्क्रीन के ऊपर देखूं तो यहाँ पे मुझे 0.7% का एक फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी के अंदर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है, जिसमें से
पराग पारिक हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, इसके अलावा और कोई स्कीम ऐसी नहीं है जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो से नीचे खर्चा चार्ज कर रही हो। एक स्कीम ऐसी निकल के आ रही है जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा चार्ज कर रही है, यानी कि 1.05% का यूटीआई का फ्लेक्सी का फंड चार्ज कर रहा है। एंड इसके कंपैरिजन में ऑन एन एवरेज ये स्कीम्स ऐसी रही हैं जहां पर एसबीआई, फ्रैंकलिन, आईसीआईसीआई और आदित्य बिरला है जो कैटेगरी से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है। अब ये जो एवरेज मैंने लिखा है वो लेमन तरीके से लिखा है, यहां पर आप इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। बट पॉइंट ये है कि अगर आप एक ऐसी स्कीम खरीद रहे हो जो कैटेगरी से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है, वो आपको बैड टाइम्स के अंदर जहां पर मार्केट रिटर्न बना के नहीं दे रहा है उस टाइम पे परेशान कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे आपके प्रिंसिपल और ऑलरेडी क्रिएटेड प्रॉफिट्स के अंदर से पैसा खाना शुरू करेगा। जबकि एक ऐसी स्कीम जो कि कैटेगरी से कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है, वो उस टाइम पे आपको फायदा कराएगी जब आपका फंड परफॉर्मेंस बना के नहीं दे रहा है या मार्केट के अंदर रिटर्न ही नहीं आ रहा। कई बार होता है मार्केट फ्लैट चलती है, कई बार होता है मार्केट के अंदर रिटर्न नहीं आता। तो उस टाइम पीरियड पे एक कम एक्सपेंस रेशियो वाली स्कीम जो है वो आपके पैसे के ऊपर बचत करती है, यानी कि एक ऐसे परिवार की तरह काम करती है जहां पर अगर परिवार के अंदर आमदनी आनी बंद हो गई है और परिवार के मेंबर्स इस बात को समझते हैं कि भाई हाँ अभी आमदनी नहीं आ रही है, खर्चा कम लेते हैं, उस टाइम पीरियड पे आपके पास एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एक म्यूचुअल फंड स्कीम के क्राइटेरिया के अंदर एक्सपेंस रेशियो का काफी बड़ा रोल है, जिसकी मदद से हमें स्कीम को सेलेक्ट करते टाइम इस बात को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी भी स्कीम के एग्जिट लोड के बारे में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी स्कीम को सेलेक्ट करते टाइम, बट ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैंने बाकी पॉइंटर्स को डिस्कस करा। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको किसी भी स्कीम के कैटेगरी के अंदर, फ्लेक्सी कैप फंड का ही एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर भी, यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि भाई सभी स्कीम्स का जो मेजॉरिटी एग्जिट लोड है वो है 1% का। यानी कि अगर आप एक साल के अंदर अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को वापस निकालते हो तो आपको 1% की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। यानी कि ये एक ऐसी पेनल्टी है जो इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मोटिवेट करती है। नेगेटिव मोटिवेशन दे रही है बट मोटिवेशन तो दे रही है। तो मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए किसी भी फंड के अंदर जब आप अपना पैसा डाल रहे हो तो उसका एग्जिट लोड हमेशा चेक करो। वैसे तो एक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर ये एडवाइस किया जाता है कि भाई आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बट कई बार होता है कि इन्वेस्टर ने पैसा तो डाला था 5 साल के लिए, लेकिन उसको इमरजेंसी में पैसा उल्टा निकालना पड़ रहा है। तो ऐसी स्कीम जो कैटेगरी के एग्जिट लोड से ज्यादा एग्जिट लोड चार्ज कर रही है वो कई बार डिसएडवांटेज पे आ जाती है, जहां पर आप एक एक्स्ट्रा पेनल्टी पे करते हुए दिखोगे। तो इस रीजन की वजह से आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर या फिर आपके म्यूचुअल फंड स्कीम को इन्वेस्ट करते टाइम आपको एग्जिट लोड को भी चेक करना चाहिए। कहीं आप एक अननेसेसरी हाई एग्जिट लोड वाली स्कीम के अंदर पैसा तो नहीं डाल रहे। अगेन ये बात बोलने के बाद मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एग्जिट लोड उतना बड़ा पैरामीटर नहीं होता किसी भी स्कीम के सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए। तो होपफुली आज आपको एनएवी, एयूएम, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, इन 4 बातों पे काफी अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी। काफी ऐसी बातें सीखने को मिली होगी जो शायद आपको कहीं और ना सुनने को मिली हो। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मैं इस कोर्स को बना रहा हूं जहां पर मैं आपके साथ वो सारी नॉलेज शेयर करना चाहता हूं जो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को पता रहनी चाहिए। तो अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के अंदर एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इस सीरीज को कंप्लीट करने वाला हूं जिसमें हम म्यूचुअल फंड के लिए 100% फ्री नॉलेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।